बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हुदैदा पर कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी, सैकड़ों सिविलियन फरार। अल-हूसियों ने कहा कई मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया गया। यमन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। सऊदी अरब ने कहा हुदैदा ऑपरेशन जरूरी है। गाजा सरहद पर इसराइल के जालिमाना क्रैकडाउन के खिलाफ जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए सेक्रेटरी जनरल से तजवीजें मांगी गईं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों को जंगी जुर्म करार दिया। बशार अल-असद ने कहा हिजबुल्लाह फाइटर्स सीरिया में मौजूद रहेंगे। अमेरिका और तुर्की ही काबिज ताकतें हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हिंदुस्तान ने रिपोर्ट रद्द कर दी। रशिया सऊदी अरब मैच के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू। स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हैं तमाम नजरें। तारीखी टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी ओपनर्स की सेंचुरियां। अफगानिस्तान ने की आखिरी सेशन में 5 विकेटों के साथ वापसी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमन की। यमन के हुदैदा में सऊदी अरब की ताईद रखने वाली फोर्सेस और अल-हूसियों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब और इत्तेहादी फोर्सेस ने पूरी ताकत से हुदैदा बंदरगाह और दूसरे अहम मकामात पर कंट्रोल के लिए हमला शुरू किया है, लेकिन अल-हूसियों ने कई मकामात पर हमले को नाकाम बनाने का दावा किया। इस दौरान यमन की बंदरगाहों से मुतल्लिक कॉरपोरेशन के एक ओहदेदार ने बताया कि सऊदी अरब, यूएई और इत्तेहादियों के हमले के बावजूद हुदैदा बंदरगाह मामूल के मुताबिक काम कर रही है। इस इत्तेहाद की क़यादत यूएई की फौज कर रही है। यूनाइटेड नेशंस और दूसरी आलमी तंजीमों ने ऐसे हमलों के संगीन नतीजों के खिलाफ खबरदार किया था, लेकिन इसके बावजूद यह फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया है। सऊदी अरब ने कहा कि हुदैदा पर कब्जे के लिए ऑपरेशन यमनियों और रेड सी या बहिर अहमर की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने इत्तेहादी फौजों की कार्रवाई का बचाव किया और दुनिया को यकीन दिलाया कि यमन को महफूज बनाने के लिए और समंदरी रास्तों की हिफाजत के लिए यह ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन को गोल्डन विक्ट्री का नाम दिया गया है। सऊदी अरब और यूएई की ताईद रखने वाली हादी की फौजें हुदैदा के करीब पहुंच गई हैं। अल-हूसियों के अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने कहा कि हाजा सूबे के हरियान जिले में भी सऊदी अरब के हमलों में एक ही खानदान के 2 बच्चे हलाक हो गए और दूसरे अरकान जख्मी हुए। अल-मसीरा चैनल ने कहा कि सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाजों ने हजा में क्लस्टर बम गिराए। अल-हूसियों ने कहा कि उन्होंने यूएई की क़यादत वाले इत्तेहाद के हमलों के पहले दिन जारी ताकतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अल-हूसी ओहदेदार ने लबनान के अल-मयादीन टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब और यूएई की फौजों की तरफ से हुदैदा में सी लैंडिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। यह भी कहा गया कि हमले के पहले दिन यूएई के 4 सिपाही हलाक हुए। इसके अलावा इब सूबे के अल-अदीन इलाके में सऊदी इत्तेहाद की 12 गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया गया। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक बंद कमरे में मीटिंग हुई, जिसमें हुदैदा की सूरत हाल पर गौर किया गया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि वो इमदादी सरगर्मियों के लिए यमनी बंदरगाह को खुली रखने के सिलसिले में संजीदा बातचीत कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में बंद कमरे की हंगामी मीटिंग अमेरिका की दरखास्त पर बुलाई गई। यमन के बारे में यह ऐसी दूसरी मीटिंग है जो इस हफ्ते हुई है। हुदैदा को यमन की लाइफलाइन कहा जाता है और यह यमन का तीसरा बड़ा शहर है। इस हमले में एयरफोर्स की मदद भी हासिल की जा रही है। हुदैदा एयरपोर्ट और दूसरे इलाकों से जबरदस्त लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। इस दौरान सऊदी इत्तेहाद की फौज के तर्जुमान ने बताया कि हुदैदा के करीब 18 हवाई हमले किए गए। इस दौरान मकामी लोगों में दहशत का माहौल है। अल-हूसी ने हुदैदा के आसपास रहने वाले लोगों से कहा है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घरों से चले जाएं। इस दौरान न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि सैकड़ों सिविलियंस जंग में तेजी की वजह से हुदैदा से फरार हो रहे हैं।
यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने हुदैदा ऑपरेशन के भयानक नतीजों की वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि इन हालात से सूरत हाल और खराब होगी और यमन का इस्तेहकाम और बिगड़ जाएगा। सऊदी इत्तेहाद का इल्जाम है कि अल-हूसी हुदैदा का इस्तेमाल हथियारों की स्मगलिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल-हूसियों ने हमेशा इस इल्जाम को रद्द किया है। इस दौरान अखबार मिडल ईस्ट आई ने दावा किया है कि यूएई ने जिलावतन सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो यूएई की फौज की क़यादत में हुदैदा में किए जाने वाले हमले की तायीद करें। हाल ही में अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने सऊदी अरब के शाह सलमान के मशवरे पर यूएई का दौरा किया था। यूएई की फौज ने तस्दीक की है कि हुदैदा पर हमले के पहले दिन उसके 4 सिपाही हलाक हो गए। वाम न्यूज एजेंसी ने कहा कि 4 सिपाही ऑपरेशन बहाली उम्मीद के दौरान कौमी फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। इन सिपाहियों की पहचान भी की गई। बात करते हैं फलस्तीन की। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली ने गाजा में ताकत के हद से ज्यादा इस्तेमाल के लिए इसराइल की मजम्मत की है। इस सिलसिले में 120 मुल्कों की अक्सरियत के साथ एक करारदाद मंजूर की गई। 193 रुकनी आलमी इदारे ने हालिया तशद्दुद के लिए गाजा के हमास हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों को रद्द कर दिया। पिछले 2.5 महीने में गाजा सरहद पर इसराइल की कार्रवाइयों में 120 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए। करारदाद में मगरबी किनारे और दूसरे फलस्तीनी मकामात पर इसराइली फौज की तरफ से ताकत के हद से ज्यादा इस्तेमाल की मजम्मत की गई। अरब और मुस्लिम मुल्कों की तरफ से अल्जीरिया और तुर्की ने यह करारदाद पेश की, जिसे भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया। इस करारदाद के खिलाफ 8 वोट डाले गए और 45 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद पर अमलावरी होना कानूनन जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी करारदादों का सियासी और अखलाकी वजन होता है। ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरो, सोलोमन जजीरों और टोगो ने इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। इससे पहले अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसी एक करारदाद को वीटो कर दिया था। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग से पहले फलस्तीन के सफीर रियाद मंसूर ने कहा कि हमें हमारी सिविलियन आबादी की हिफाजत की जरूरत है और इस करारदाद का मकसद हसास सूरत हाल के मद्देनजर तनाव कम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम पर तशद्दुद, जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठा जाना चाहिए। हमारे लोगों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस करारदाद में यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से कहा गया कि वो 60 दिनों के अंदर तजवीज़ें पेश करें कि किस तरह फलस्तीन की सिविलियन आबादी की हिफाजत की जा सकती है और उनकी भलाई के लिए क्या किया जा सकता है। यूएन चीफ से हिफाजत के एक आलमी मैकेनिज्म के बारे में भी सिफारिशें मांगी गई हैं। जनरल असम्बली ने इसराइल के सिविलियन इलाकों में गाजा से रॉकेट हमलों की भी मजम्मत की, लेकिन इसमें हमास का जिक्र नहीं किया गया। अमेरिका की सफीर निकी हेली ने इस करारदाद को एकतरफा करार देते हुए रद्द कर दिया और अरब मुल्कों पर इल्जाम लगाया कि वो यूनाइटेड नेशंस में इसराइल की मजम्मत करते हुए अपने मुल्कों में सियासी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज लोगों के लिए इसराइल पर हमले करना उनका पसंदीदा सियासी मशगला है, इसीलिए सब यहाँ जमा हुए हैं। अमेरिका की तरफ से पेश की गई तरमीम में सरहद पर तशद्दुद को हवा देने के लिए हमास की मजम्मत की गई। पिछले साल दिसंबर में 128 मुल्कों ने यूएन जनरल असम्बली में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ वोट दिया था। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इसराइल की तरफ से गाजा सरहद पर ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल जंगी जुर्म है। इंसानी हुकूक की तंजीम ने इल्जाम लगाया कि इसराइल बार बार फलस्तीनियों के खिलाफ हलाकत खेज हथियार इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि फलस्तीनियों के मुजाहरों से किसी को कोई खतरा नहीं था। ह्यूमन राइट्स वॉच की मिडल ईस्ट डायरेक्टर सारा वाइटसन ने कहा कि दुनिया को चाहिए कि इन मामलात की तरफ देखे कि किस तरह इसराइल अपने जराइम को छुपा रहा है और अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो के जरिए आलमी जवाबदेही को रोक रहा है। हालांकि फलस्तीनियों की जिंदगी का एहतराम न करने पर इसराइल को जवाबदेह बनाना चाहिए। मगरबी किनारे के कई शहरों में फलस्तीनियों के मुजाहरों को महमूद अब्बास की फलस्तीनी अथॉरिटी ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी की कार्रवाइयों में कई लोग जख्मी हुए और कई को गिरफ्तार किया गया। गाजा के फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करने के लिए ये मुजाहरे किए जा रहे थे। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हुदैदा पर कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी, सैकड़ों सिविलियन फरार। अल-हूसियों ने कहा कई मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया गया। यमन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, सऊदी अरब ने कहा हुदैदा ऑपरेशन जरूरी है। गाजा सरहद पर इसराइल के जालिमाना क्रैकडाउन के खिलाफ जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर, फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए सेक्रेटरी जनरल से तजवीजें मांगी गईं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों को जंगी जुर्म करार दिया। बशार अल-असद ने कहा हिजबुल्लाह फाइटर्स सीरिया में मौजूद रहेंगे, अमेरिका और तुर्की ही काबिज ताकतें हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हिंदुस्तान ने रिपोर्ट रद्द कर दी। रशिया सऊदी अरब मैच के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू, स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हैं तमाम नजरें। तारीखी टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी ओपनर्स की सेंचुरियां, अफगानिस्तान ने की आखिरी सेशन में 5 विकेटों के साथ वापसी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं सीरिया से। सीरिया के सदर बशार अल-असद ने कहा है कि उनके मुल्क की सरजमीन पर अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और इसराइल के सिपाहियों की मौजूदगी उन्हें काबिज ताकतें बनाती है। बशार अल-असद ने एक टीवी चैनल अल आलम को इंटरव्यू देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सीरिया की पॉलिसी यह है कि वो काबिज ताकतों और दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी मुजाहमत की तायद करती है। सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर्स की मौजूदगी के बारे में बशार अल-असद ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और इन फोर्सेस को लंबे वक्त तक सीरिया में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीरिया में ईरान के कोई फौजी अड्डे नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दमिश्क उन्हें फौजी अड्डे कायम करने की इजाजत देने में नहीं हिचकिचाएगा। बशार अल-असद ने कहा कि फिलहाल यह फैसला नहीं किया गया है कि सीरिया में बाज़ इलाकों में जहां मिलिटेंट्स का असर है सूरत हाल से किस तरह निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सियासी अमल को एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर यह अमल कामयाब नहीं होता है तो हमारे पास ताकत के जरिए इन इलाकों को आजाद कराने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। हाल ही में डेली मेल को इंटरव्यू देते हुए बशार अल-असद ने मगरबी मुल्कों पर इल्जाम लगाया था कि इन मुल्कों ने उनकी हुकूमत को बेदखल करने के लिए सीरिया बहरान पैदा किया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को पेशकश की है कि दोनों मुल्क मिलकर नए दौर के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तैयार कर सकते हैं। तैयब एर्दोगान ने तुर्की के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी इस तजवीज पर रशिया ने क्या जवाब दिया। लीबिया की एक अहम ऑयल पोर्ट को अलग अलग ग्रुपों के बीच लड़ाई की वजह से बंद कर दिया गया। मकामी ओहदेदारों के हवाले से इस बात की तस्दीक की गई यह लड़ाई खलीफा हफ्तार की वफादार लीबियन नेशनल आर्मी और मुखालिफ ग्रुपों के बीच हो रही है। कतर ने कहा है कि वो जॉर्डन में $500 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। हाल ही में कुवैत, यूएई और सऊदी अरब ने माली बहरान से दो चार जॉर्डन को $2.5 बिलियन का एक पैकेज देने का ऐलान किया था। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान अम्मान में मुलाकात हुई। इस मौके पर कतर ने जॉर्डन के लोगों के लिए 10,000 नौकरियां देने का वादा किया। इसके अलावा जॉर्डन में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म के शोबे में पैसा लगाया जाएगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इलेक्शंस में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में अगले महीने यानी जुलाई के आखिरी दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। हाल ही में बाज़ शर्तों पर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पाबंदी हटाने का फैसला किया गया था। ताज़ा पाबंदी उस वक्त लगाई गई जब मुशर्रफ के वकील ने अदालत को बताया कि साबिक सदर पाकिस्तान वापस नहीं लौट सके। मुशर्रफ के खिलाफ दस्तूर तोड़ने के लिए गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा वो बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में भी एक मुलजिम है।
हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट को रद्द कर दिया है जिसमें कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया गया। वजारत खारजा ने इस रिपोर्ट को खामियों से भरपूर और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया और कहा कि ये रिपोर्ट तासुब से तैयार की गई है और इसमें झूठे बयानात शामिल है। वजारत खारजा ने कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई है। यूनाइटेड नेशंस ने जुमेरात को जारी रिपोर्ट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया था और इन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात पर जोर दिया था। हिंदुस्तान ने कहा कि हम ऐसे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं। वजारत खारजा ने कहा कि इस रिपोर्ट में चुनिंदा बातें शामिल की गई हैं और तस्दीक के बगैर मालूमात को जगह दी गई है। वजारत खारजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर जारहियत के जरिए हिंदुस्तानी रियासत के एक हिस्से पर कब्जा किया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत की सिफारती नाकामी करार दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी रात पुलिस और सीआरपीएफ की एक पार्टी पर मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिली। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने इशारा दिया है कि कश्मीर में रमजान सीज फायर को ईद के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग हुई जिसमें कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में पॉल्यूशन की सतह घटाने के लिए हंगामी कदम के तौर पर कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियों को रोकने का हुक्म दिया गया। दिल्ली में मुसलसल तीसरे दिन आलूदगी या पॉल्यूशन की सतह खतरनाक हद से ज्यादा थी जिसके बाद ओहदेदारों ने वार्निंग दी कि अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही हालात बरकरार रहेंगे। लोगों से कहा गया कि वो ज्यादा वक्त बाहर न रहें। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाजल ने आला ओहदेदारों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में फैसला किया गया कि 17 जून तक कंस्ट्रक्शन की तमाम सरगर्मियों को रोक दिया जाए। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। 21वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। ग्रुप ए में मेजबान रशिया और सऊदी अरब के मैच के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मेला शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें 8 ग्रुपों में बांटा गया है। जर्मनी फुटबॉल का मौजूदा चैंपियन है। जर्मनी के साथ 5 मरतबा खिताब जीतने वाला ब्राजील फेवरेट है। इस वर्ल्ड कप में जिन खिलाड़ियों पर पूरी नजरें टिकी हुई हैं उनमें अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इजिप्ट के मोहम्मद सलाह शामिल है। क्रिकेट। हिंदुस्तान के खिलाफ तारीखी टेस्ट मैच में अफगानिस्तान की टीम ने पहले दिन के आखिरी सेशन में 5 विकेटें लेते हुए वापसी की। जिस वक्त खेल खत्म हुआ हिंदुस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 347 था। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। रविचंद्रन अश्विन 7 और हार्दिक पांड्या 10 पर बैटिंग कर रहे थे। यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम का यह पहला टेस्ट मैच है। इस सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग शुरू की और ओपनर मुरली विजय और शिखर धवन ने सेंचुरियां बनाई। मुरली विजय 105 और शिखर धवन 107 पर आउट हुए। केएल राहुल 54, छटेश्वर पुजारा 35 पर आउट हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हुदैदा पर कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी, सैकड़ों सिविलियन फरार। अल-हूसियों ने कहा कई मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया गया। यमन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। सऊदी अरब ने कहा हुदैदा ऑपरेशन जरूरी है। गाजा सरहद पर इसराइल के जालिमाना क्रैकडाउन के खिलाफ जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए सेक्रेटरी जनरल से तजवीजें मांगी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों को जंगी जुर्म करार दिया। बशार अल-असद ने कहा हिजबुल्लाह फाइटर्स सीरिया में मौजूद रहेंगे। अमेरिका और तुर्की ही काबिज ताकतें हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हिंदुस्तान ने रिपोर्ट रद्द कर दी। रशिया सऊदी अरब मैच के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू। स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हैं तमाम नजरें।
تاریخی ٹیسٹ میچ میں ہندوستانی اوپنرز کی سینچریاں، افغانستان نے کی آخری سیشن میں 5 وکٹوں کے ساتھ واپسی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔